जी न्यूज, जी बिजनेस, जी टीवी, इसके अलावा भी 39 और ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी कंपनी की जो ये 39 चैनल्स को ऑन करता है और इसके अलावा भी जिसके बहुत से बिजनेस हैं। और एक ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस एक टाइम पे 600 के अराउंड ट्रेड करता था और आज से कुछ टाइम पहले इसका स्टॉक प्राइस गिर के 600 से सीधा 250 पे आ गया था, लेकिन हाल के दिनों में वापस से थोड़ा ऊपर गया है और बहुत सी न्यूज इसके अराउंड आई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर मैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करूं कि एक अपना रेवेन्यू कहां से कमाती है, तो मेनली इनका बिजनेस का रेवेन्यू 4 जगह से आता है। सबसे पहला टीवी चैनल्स, जो इनके टीवी चैनल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके 39 टीवी चैनल्स हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी एक टेलीविजन कंपनी का मेन रेवेन्यू उनके एडवर्टीजमेंट सेक्टर से आता है, वैसे ही जी एंटरटेनमेंट का मेन रेवेन्यू जो आता है वो उनके चैनल पे जो एडवर्टीजमेंट रन होती है उनसे निकल के आता है। सेकंड रेवेन्यू सोर्स की बात करूं तो जी एंटरटेनमेंट का सेकंड मेन रेवेन्यू सोर्स उनका म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है। तो बहुत सा म्यूजिक एक इंडिया में लॉन्च होता है जो जी एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर होता है और उससे जो भी रेवेन्यू आता है वो जी एंटरटेनमेंट कंपनी को आता है। अगर मैं तीसरे रेवेन्यू की बात करूं तो तीसरा मेन रेवेन्यू इनका आता है थिएटर में बहुत सी मूवीज ऐसी होती हैं जो जी के बैनर के अंडर बनती हैं और उनके पूरे प्रोडक्शन से लेके उनके डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी फायदा होता है वो जी एंटरटेनमेंट को होता है। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि जी एक पुरानी कंपनी हो गई है जिनका मेन टीवी चैनल्स आते थे, लेकिन आजकल बहुत से लोग अपने आप को टीवी से शिफ्ट करके ऑनलाइन मीडिया पे जा चुके हैं। जैसे कि बहुत से नॉर्मल लोग, जब मेरे और आपके जैसे, आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑनलाइन देखते हैं और इसको देखते हुए जी ने भी अपने आप को रीइन्वेंट किया है और उन्होंने एक डिफरेंट ब्रांड को लॉन्च किया जो मेनली इस रिक्वायरमेंट को कैटर करता था और इस ब्रांड का नाम है Z5। अगर हम डिजिटल सेक्टर की बात करें, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, लेकिन Z5 ने यहाँ पे एंट्री करके अपनी एक खास जगह बना ली है। और अगर मैं एक डेटा की बात करूँ तो इन्होंने पहले साल में ही 61 मिलियन सब्सक्राइबर को ऐड करके इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग OTT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी एंटरटेनमेंट का बिजनेस तो बहुत अच्छा है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट भी किया और डिजिटल सेक्टर में बहुत अच्छे से एंट्री भी मारी। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ कि इनका शेयर प्राइस जो एक टाइम पे 600 पे ट्रेड करता था वो गिर के एक टाइम पे 250 पे आ गया। डाइवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों इस टर्म के मीनिंग में ही छुपा है वो रीजन जिसकी वजह से जी एंटरटेनमेंट का शेयर नीचे आया। जब भी प्रमोटर यानी कि किसी कंपनी का मालिक एक कंपनी को स्टार्ट करता है और वो कंपनी आगे बढ़ने लगती है तो उसके प्रमोटर को लगने लगता है कि मैं तो कोई भी बिजनेस रन कर सकता हूँ। तो उसका मन करता है कि मैं इस सेक्टर को छोड़ के किसी और सेक्टर में जाके भी अपने बिजनेस को सेटअप करूँ ताकि मैं अपने रेवेन्यूज़ को, अपने प्रॉफिट को और अपनी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऊपर लेके जा सकूँ। और ऐसे करते टाइम प्रमोटर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। दोस्तों मान लो कि मैं एक प्रमोटर हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मोबाइल को कैसे बना के बेचा जा सकता है और मैं एक अपनी कंपनी बनाता हूँ जो कि मोबाइल बना के लोगों में बेचती है और वो कंपनी जो 1000 करोड़ से स्टार्ट होती है वो बढ़ के 1 लाख करोड़ पे चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल बनाना तो मैंने सीख लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आजकल बहुत बूम आने वाला है और मैं वहाँ जाके भी अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी पहली गलती करता हूँ क्योंकि जो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है वो एक मोबाइल बनाने की कंपनी में है। मैं एक नया बिजनेस खड़ा करता हूँ और अपने कोर बिजनेस से अपना फोकस हटाना शुरू कर देता हूँ और जब मेरा यहाँ से फोकस हटना शुरू होता है तो मेरी ये कंपनी भी नीचे जाना स्टार्ट होती है और जिस कंपनी में मैंने एंटर किया था, जिसके सेक्टर के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, जिस सेक्टर में मेरा कोर कॉम्पिटेंसी नहीं था, और वो कंपनी वैसे ही नीचे जाने लगती है। तो एज अ प्रमोटर मेरा बहुत बड़ा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सेम ऐसा हुआ जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स के साथ। तो दोस्तों जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स जो कि जिनका मेन कोर कॉम्पिटेंसी एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में थी, उन्होंने उससे हटके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में घुस के अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया, लेकिन उनमें उसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं थी और वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और जिसकी वजह से जो उनका अच्छी कंपनी थी जी एंटरटेनमेंट उसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ और जिसके चलते प्रमोटर्स को 21% से भी ज़्यादा अपनी होल्डिंग को प्लेज करना पड़ा। प्लेज यानी कि गिरवी रख के डेट उठाना पड़ा और रिसेंट के दिनों में ऐसा हुआ कि प्रमोटर्स उस डेट को रीपे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जिनके पास उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रखा था उन कंपनीज ने उस शेयर को बेचना स्टार्ट कर दिया।
दोस्तों अगर मैं जून 2019 की बात करूं तो प्रमोटर्स की इस कंपनी में जो हिस्सेदारी थी वो 35% की थी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही उनका 10% जो हिस्सा था वो एक इन्वेस्को जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसको बिक गया था। तो दोस्तों इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम हर बार बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन उतना ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है जितना कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की कि फंडामेंटली जी एंटरटेनमेंट एज अ कंपनी कितनी स्ट्रांग है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों जिस सेक्टर में जी एंटरटेनमेंट ऑपरेट करती है उस सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया व्यूअरशिप शेयर, जो हमें बताता है कि अगर टोटल 100 लोग टीवी को देखते हैं तो उनमें से कितने % लोग इस पर्टिकुलर टीवी ब्रांड को देखते हैं। तो अगर हम जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये परसेंटेज लास्ट ईयर 18% थी, जो इस साल बढ़ के 19.7% हो गई है। इसका मतलब जी एंटरटेनमेंट अपने आप को व्यूअरशिप के मामले में इंप्रूव कर रहा है और आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं रेवेन्यू की कि पिछले कुछ सालों में जी एंटरटेनमेंट का रेवेन्यू कितना बढ़ा है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि जी एंटरटेनमेंट का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 15 में वो था 4800 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़ता बढ़ता फाइनेंशियल ईयर 19 में बढ़ के ऑलमोस्ट 8000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जी एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है पिछले कुछ सालों में। अब आपको रेवेन्यू के बारे में तो एक आइडिया मिल गया कि इसका रेवेन्यू बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रफ एस्टिमेट देता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है जी एंटरटेनमेंट का, तो इनके टोटल रेवेन्यू में से 64% ऑफ टोटल रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट बिजनेस से आता है, जो कि इनका मेन टीवी टेलीविजन पे रन होते हैं एडवर्टीजमेंट, ये रेवेन्यू उनका वहां से आता है। इसके अलावा 29% रेवेन्यू इनका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू यानी कि जो इन्होंने OTT सर्विसेज स्टार्ट किया है और वहाँ पे जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं उनको ये चार्ज करते हैं। और इसके अलावा बहुत छोटा सा पोर्शन 7% का अदर सेल्स एंड सर्विसेज से आता है। चलिए अब बात करते हैं डेट की। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इनके ऊपर डेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेट का मेन प्रॉब्लम है वो इनके प्रोमोटर्स के साथ है। जी एंटरटेनमेंट एज अ कंपनी के साथ डेट का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपने लिए डेट लिया था अपना नया बिजनेस रन करने के लिए, तो जिसकी वजह से उनको अपनी होल्डिंग्स को सेल करना पड़ा। लेकिन जी एंटरटेनमेंट एज अ कंपनी उनके ऊपर जो डेट लेवल है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाई। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि प्रमोटर जो कि कंपनी का मालिक होता है और जो कंपनी होती है वो दोनों एक सेपरेट एंटिटी होती है, और अगर एक में डेट का प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी डेट का उतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि इस केस में हुआ। यहाँ पे जो मेन डेट का प्रॉब्लम था वो प्रमोटर्स के ऊपर था, बल्कि कंपनी के ऊपर नहीं था। तो दोस्तों एज ए इन्वेस्टर हमें क्या देखना चाहिए इस कंपनी में? तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने आप को डिजिटल सेगमेंट में कैसे एक्सपेंड करती है। जैसे कि डिजिटल सेगमेंट में इन्होंने पहले ही अपना एक नया ब्रांड लाया है ZEE5, और जिसमें इन्होंने पहले साल में ही 61 मिलियन सब्सक्राइबर को ऐड किया। ठीक है वो सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो उतने भी इनफ नहीं है कि वो अमेजन प्राइम और इसके अलावा नेटफ्लिक्स से सीधा कंपटीशन कर पाएं। और इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर हमें देखना चाहिए कि ये कंपनी अपनी जो इंटरनल साइनर्जीज हैं उनको कितने अच्छे से और कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब? एज अ इन्वेस्टर जब भी हम किसी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं तो हम देखते हैं कि उस कंपनी में इंटरनल साइनर्जीज कैसी हैं। इंटरनल साइनर्जीज मान लो कि ये कंपनी ए चीज़ को सेल करती है और उनका एक और सेगमेंट है बी सेगमेंट, तो एक दूसरे को चीज़ों को कैसे सेल कर पाती है। वैसे ही जी एंटरटेनमेंट के केस में कि ये 39 चैनल्स रन करती हैं, इसके अलावा ये 12 अलग अलग लैंग्वेज में कंटेंट को क्रिएट करती हैं। तो इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सेम कंटेंट को ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ करें और वही कंटेंट को अलग अलग चैनल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये सब इंटरनल चीज़ों को कितने अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, जिसका यूज़ ये अपनी कॉस्ट कटिंग में भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपने रेवेन्यू से लेकर नेट प्रॉफिट को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि जी एंटरटेनमेंट का आने वाले दिनों में क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों हम किसी भी वीडियो में बाइंग या सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं।